नमस्ते। पर्सनल इनकम यानी वैयक्तिक आय, इसको कैलकुलेट करना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके बाद इसे भूलना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। दो शब्द हैं, निजी आय और व्यक्तिक आय। सुनने में एक जैसे हैं पर इनमें फर्क है। सोचिए, निजी आय यानी प्राइवेट इनकम, वो पूरा का पूरा पैसा है जो देश का पूरा प्राइवेट सेक्टर कमाता है। वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम, वो पैसा है जो आखिरकार हम जैसे लोगों के हाथ में आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इतना सारा पैसा कमाता है तो वो सारा का सारा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता? बीच में कुछ पैसा जाता कहाँ है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक सीक्रेट हथियार है, एक छोटी सी आसान सी कविता जो इस पूरे फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद करा देगी। तो ये रही वो ट्रिक, ध्यान से सुनिए। निजी आय से निगम कर चुकाओ, अवितरित लाभ भी हटाओ, तब जाके तुम वैयक्तिक आय पाओ। बस ये एक लाइन ही हमारा रोड मैप है। ये हमें साफ साफ बताती है कि कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें हमें हटाना है। चलिए अब इस कविता को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कुल निजी आय। इसमें से पहली चीज जो हमें हटानी है वो है निगम कर, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां सरकार को देती हैं। और दूसरी चीज है अवितरित लाभ यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे कंपनी की बचत भी कह सकते हैं, मतलब वो पैसा जो कंपनी आगे के लिए बचाकर रख लेती है। और बस फॉर्मूला तैयार है। वैयक्तिक आय निकालने के लिए हमें निजी आय में से बस निगम कर और अवितरित लाभ को घटा देना है ना? एकदम सिंपल। हाँ, एक बहुत जरूरी बात एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अवितरित लाभ को कई बार निगम बचत या प्रतिधारित आय मतलब रीटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करती है। चलिए एक आसान सा सवाल हल करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। निजी आय है 2000 करोड़, निगम कर है 200 करोड़ और अवितरित लाभ है 100 करोड़। हमें निकालनी है वैयक्तिक आय। तो देखिए, तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें ये सारे नंबर्स डालेंगे और आखिर में बस सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। और ये आ गया जवाब। 2000 करोड़ में से पहले 200 करोड़ गए, बचे 1800। फिर उसमें से 100 करोड़ और गए तो बचे 1700 करोड़ रुपए। देखा कितना आसान था। ठीक है, वार्म अप हो गया। आप थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जो थोड़ा ट्रिकी है, बिल्कुल वैसा जैसा किसी असली एग्जाम में आ सकता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ हमें बहुत सारा डेटा दिया गया है। हमारा काम है इसमें से सिर्फ वो जानकारी निकालना जो हमारी काम की है। एग्जाम में अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारी फालतू जानकारी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। तो कैलकुलेशन से पहले चलिए इन फालतू चीजों को रास्ते से हटाते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर का इस्तेमाल व्यक्तिगत आय के बाद होता है, तो ये अभी काम का नहीं है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज पहले से ही निजी आय में जुड़ा होता है और विविध सरकारी प्राप्तियों का तो इस फॉर्मूले से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब हमने सारा गैर जरूरी डेटा हटा दिया तो सवाल एकदम साफ हो गया। हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। 4000 करोड़ की निजी आय में से 200 करोड़ का निगम कर घटाएंगे और 300 करोड़ की प्रतिधारित आय भी घटाएंगे। और सारी मुश्किलों को पार करके हमारा जवाब है 3500 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। तो इन सब से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिली? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि निजी आय एक बड़ा तालाब है और व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हमें उसमें से सिर्फ वो हिस्सा निकालना है जो कंपनी अपने पास रख लेती है, यानी उसका टैक्स और उसकी बचत, बस। और अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके रुके हैं। पैसा लोगों के हाथ में तो आ गया, लेकिन क्या वो इस पूरे पैसे को अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं? ये सवाल हमें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है।